हेलो दोस्तों, स्टीम एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 26 क्वेश्चन कह रहा है कि इन द ट्रांसफॉर्मर द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इज। तो सबसे पहले हम लोग कंजर्वेटर के बारे में जानते हैं कि कंजर्वेटर क्या होता है। ठीक है, देखिए कंजर्वेटर जो होता है क्या होता है। देखिए आपको मैं यहाँ पे डायग्राम रफली बना रहा हूँ, उस डायग्राम को आप समझिएगा। ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर है। इसके ऊपर आपका क्या रहता है, वाइंडिंग रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वाइंडिंग हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा कि एक पाइप रहता है, जिसको कह सकते हो यहाँ से एक पाइप रहता है। यहाँ बीच में आपका बुकॉल्स रिले लगा हुआ रहता है। फिर यहाँ से कुछ आपका बेंड होके आपको यहाँ से ऐसे किया हुआ रहता है। ठीक है, ये भी पाइप के थ्रू ही। यहाँ पे आपका देखे होंगे ट्रांसफार्मर अगर आप, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन बना हुआ रहता है। क्लियर है, इस प्रकार का क्या कुछ ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन बना हुआ रहता है। और ये जो ट्रांसफार्मर रहेगा किस में रहेगा, एक टैंक में रहता है। किस में रहेगा, टैंक में। तो ये जो आपका रहता है कनेक्शन जो रहता है ये वाला एक टैंक से रहता है, ना कि वाइंडिंग के पास से रहेगा। ठीक है, तो समझिए कि ये जो कंजर्वेटर होता है ये क्या होता है। एक्चुअल में ये जो कंजर्वेटर है आपका, ये कंजर्वेटर में ऑयल फिल रहता है। अब बताइए कि ऑयल कितना फिल रहता है। देखिए ये कंजर्वेटर का जितना भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये सिलेंडर टाइप का है, तो जितना वॉल्यूम होगा उसका 1/3 वॉल्यूम हमारा जो रहेगा, जितना वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम का 1/3 हमारा क्या रहता है, ऑयल से फिल रहता है। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो आपका कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर में वॉल्यूम जो रहेगा कंजर्वेटर का, उसका 1/3 ऑयल आपका फिल रहेगा। क्लियर। अब इसका काम क्या होता है ये समझिए। देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है आपका, पूरा टैंक है, ये ट्रांसफार्मर में पूरा ऑयल फिल रहता है। समझे बात को, पूरे ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, ऑयल फिल्ड रहेगा आपको कुछ इस प्रकार से। मतलब जो कोर असेंबली है आपका, कोर कॉइल असेंबली बोलिए। कोर कॉइल असेंबली का मतलब कोर भी रहेगा उसमें, और उसी कोर के ऊपर में कॉइल रहेगा और सब असेंबल किया हो रहेगा, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, कोर कॉइल असेंबली। तो ये जो कोर कॉइल असेंबली रहेगा, ये कोर कॉइल असेंबली पूरा का पूरा ऑयल में क्या रहेगा, फील रहेगा। अब ये जो पाइप है, इस पाइप से होकर यहाँ पे आपका, यहाँ तक आपका क्या रहेगा, ऑयल फिल रहेगा। तो जब हमारा ट्रांसफार्मर कह लीजिए, या जब ट्रांसफार्मर ऑपरेशन में होता है, तो जब लोड बढ़ता है इसके ऊपर, तो लोड जब बढ़ेगा तो ये ऑयल जो होगा क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। ऑयल एक्सपेंड करेगा। सोचो कि यहाँ से अगर आपके पास में ये कंजर्वेटर में है ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है कंजर्वेटर में, तो फिर आप क्या करोगे। तो जब ऑयल एक्सपेंड करेगा तो ऑयल तो इधर उधर कहीं फ्लो कर ही नहीं पाएगा, और जब ऑयल कहीं फ्लो नहीं कर पाएगा तो ये हमारा क्या हो सकता है, ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज हो सकता है। ये जो ट्रांसफार्मर है वो डैमेज हो सकता है। तो इस ऑयल एक्सपेंशन से बचने के लिए क्या किया जाता है कि एक कंजर्वेटर लगाया जाता है। ठीक, एक कंजर्वेटर जो कि यहाँ पे रहता है। अब देखो ऑयल जो है फील्ड होके यहाँ तक रहेगा। अब ये चूंकि ये पूरा फील्ड नहीं रहता है, कितना रहता है, 1/3, बाकी पार्ट खाली रहता है। तो जब ट्रांसफार्मर लोडिंग कंडीशन में रहेगा तो ऑयल एक्सपेंड करेगा, और ऑयल जब एक्सपेंड करेगा तो वो ऐसे फ्लो करके यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ इसको खाली जगह मिल जाएगा, तो ऑयल ऊपर फैलता है, मतलब एक्सपेंड कर जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेफ रहता है ट्रांसफार्मर। समझे बात को। और इसी में आप कह सकते हैं कि मान लिया लोड घटता है, लोड अगर घट जाता है तो लोड घटने के दौरान क्या होगा, ऑयल आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब थोड़ा टेम्परेचर जो होता है ऑयल का घटने लगता है, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो फिर वापस जो ऑयल है अपने जगह पे आ जाता है। ठीक, अपने जहाँ तक था, जिस पोजीशन तक था वहाँ तक आ जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कंजर्वेटर का काम हमारा क्या हो गया। कंजर्वेटर जो होता है ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है, किससे, ऑयल एक्सपेंशन से या फिर ऑयल कॉन्ट्रैक्शन से। देखिए यहाँ पे ही आपका एक ब्रीदर लगा रहता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या रहता है, एक ब्रीदर लगा रहता है जो कि एयर को मतलब इन करने के लिए कह सकते हैं, और मॉइस्चर फ्री एयर, नॉट एयर। यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का आपका ब्रीदर रहेगा। ठीक है, इसमें होल बना हुआ रहता है, कुछ इस तरह से छिद्र रहता है, और इसके अंदर जो रहता है सिलिका जेल भरा हुआ रहता है। क्लियर है, सिलिका जेल भरा हुआ रहता है। चलिए तो अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या था। देखिए तो क्वेश्चन था आपका, ट्रांसफार्मर में द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इज टू प्रोवाइड, क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, तो ये ध्यान दीजिए। आपको क्लियर हो गया है कि कंजर्वेटर का काम क्या रहता है, ऑयल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से हमारा ट्रांसफार्मर को सेव करता है। तो प्रोवाइड फ्रेश एयर फॉर कूलिंग द ट्रांसफार्मर, सप्लाइंग कूलिंग ऑयल टू द ट्रांसफार्मर इन टाइम ऑफ नीड, प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंड्स ड्यू टू हीटिंग। तो आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, सी। ये ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है, कब, जब ऑयल एक्सपेंड करता है ड्यू टू हीटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेचुरल ऑयल कूलिंग इज यूज फॉर ट्रांसफार्मर अप टू ए रेटिंग ऑफ। देखिए नेचुरल ऑयल कहने का मतलब हो गया कि जो ऑयल यूज़ करते हो, ट्रांसफार्मर ऑयल जो यूज होता है कूलिंग के लिए, तो सिर्फ ऑयल हम दे दिए और फिर इस्तेमाल हो। तो कूलिंग के अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है, कूलिंग के अलग अलग प्रकार हैं। उस कूलिंग के बारे में अगर आपको समझना है तो देखिए कितने प्रकार का यूज़ किया जाता है कूलिंग, आप समझिएगा। देखिए एक तो आपका हो गया क्या, नेचुरल ऑयल, क्या हो गया, नेचुरल ऑयल। एक होता है फोर्स्ड ऑयल, फोर्स्ड ऑयल। अब इसी में नेचुरल एयर भी बोल सकते हो आप, नेचुरल एयर। और फिर एक होता है फोर्स्ड एयर, फोर्स्ड एयर। तो नेचुरल ऑयल में क्या होता है, सिर्फ आप ट्रांसफार्मर के टैंक में ऑयल फिल कर दिए तो उससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर कूल होते रहेगा। मतलब उसमें जो है जो भी हीटिंग होगा उसको आसानी से वह हीटिंग को कंट्रोल करेगा, सिर्फ ऑयल। फोर्स्ड ऑयल में मतलब ऑयल सर्कुलेट होते रहेगा फोर्सली, ठीक है, ऑयल क्या करेगा, सर्कुलेट होते रहेगा। नेचुरल एयर में जब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो देखते होंगे उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो ट्रांसफार्मर आपका ऑयल में नहीं रहता, वो बाहर रहता है। तो जो वातावरण में जो हवा होता है आप कह सकते हैं, उस हवा से भी हमारा क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है, मतलब कूलिंग प्रोवाइड होता है। एक है फोर्स्ड एयर। तो फोर्स्ड एयर जो होता है जनरली हैवी ट्रांसफार्मर के लिए होता है, ठीक है। हैवी ट्रांसफार्मर कहने का इन सेंस कह सकते हैं कि जब आप ग्रेटर देन 10 MVA या फिर 20 MVA वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, जो रेडिएटर होता है ट्रांसफार्मर का, उस ट्रांसफार्मर के रेडिएटर के ऊपर फैन लगा दिया जाता है, ठीक। और फैन से क्या किया जाता है, एयर को उस पर अप्लाई किया जाता है फॉर कूलिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नेचुरल ऑयल कूलिंग इज यूज फॉर ट्रांसफार्मर अप टू रेटिंग क्या होगा, तो कितने रेटिंग तक आपका जो है नेचुरल ऑयल कूलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर 3000 kVA, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3000 kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये क्या होगा, नियर फुल्ली लोड। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ये। पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एट नियरली फुल लोड। नेक्स्ट है मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका जो मैक्सिमम इफिशियंसी रहता है वो कितना, तो आप कह सकते हैं एट 50% ऑफ फुल लोड। तो जितना फुल लोड रहेगा उसके 50% पे ही हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी ट्रांसफार्मर का, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का निकाला जाता है, होता है, कह सकते हैं कि उसके ऊपर ही होता है। और जो पावर होता है वो पावर ट्रांसफार्मर, वह फुल लोड के ऊपर में मैक्सिमम इफिशियंसी कैलकुलेट किया जा सकता है, कहिए ऐसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर ब्रीथ्स इन व्हेन। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ब्रीदिंग का काम कौन करता है, आपको अभी बताए थे कुछ देर पहले कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदिंग और ब्रीद आउट कर सकते हैं। मतलब ब्रीद इन का मतलब हो गया सांस लेना और ब्रीद आउट का मतलब हो गया सांस छोड़ना। तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कर सकता है, तो ये काम है सिर्फ कौन करता है, ये ब्रीदर। अब देखिए ब्रीदर सांस ये कब लेगा और सांस ये कब छोड़ेगा, मतलब कहने का ये है कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर कह सकते हो कि ये एयर जो होगा ये कब इन करेगा और कब ये बाहर होगा। जब इन करेगा तो उसका मतलब क्या हो गया, ब्रीद इन। और जब बाहर निकलेगा एयर, अंदर का एयर बाहर निकलेगा तो उसको कहते हैं ब्रीद आउट, ठीक है। समझिएगा ब्रीदर का फंक्शन क्या है। देखिए ऑयल, जब आप मान लीजिए कि यहाँ पे ऑयल था आपका, जब लोड बढ़ा, समझिएगा, इसको नोट करना होगा तो नोट भी कर लीजिएगा। जब लोड बढ़ेगा, ठीक है, लोड क्या हुआ, बढ़ा। जब लोड बढ़ा तो ऑयल हमारा क्या हो गया, ऑयल एक्सपेंड करेगा, क्लियर। जब लोड बढ़ेगा ऑयल एक्सपेंड करेगा, और ऑयल अगर एक्सपेंड करेगा तो बाहर निकालने का कोशिश, जो अंदर का हवा वो क्या होगा, बाहर आएगा, मतलब ब्रीद आउट होगा, ब्रीद आउट, ठीक है, क्लियर है, ब्रीद आउट होगा। अब क्या हो गया, लोड बढ़ेगा, ऑयल का टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा तो ऑयल हमारा एक्सपेंड करेगा, और ऑयल जब एक्सपेंड करेगा तो अंदर में जो एयर होगा वो बाहर निकलेगा। तो आप जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथ आउट। तो यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर अंदर से जो एयर होगा वो बाहर करेगा तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, ब्रीथ आउट। रिवर्स केस में चले जाइए कि रिवर्स केस में क्या हो जाएगा आपका, ये कि लोड आपका घटेगा, लोड घटेगा, ठीक है। लोड अगर घटेगा तो ऑयल का जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाहर का जो एयर होगा, बाहर का जो एयर होगा वो क्या होगा, अंदर जाएगा, ठीक। बाहर का एयर अंदर जाएगा तो इसी को तो हम ब्रीद इन बोलते हैं। आप सांस लेते हैं तो बाहर से जो ऑक्सीजन होता है वो आप अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा होता है उसे अंदर लेते हैं तो उसको हम ब्रीद इन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ब्रीद इन करेगा। क्लियरली आप ध्यान दीजिए,
लोड जब बढ़ेगा ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ऑयल एक्सपेंड करेगा, और ऑयल अगर एक्सपेंड करेगा तो इंटरनल एयर जो होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर जो एयर होगा वो बाहर निकलेगा, नथिंग बट उसको कह सकते हो आप ब्रीथ आउट। और जो होगा यहाँ पे जब ट्रांसफार्मर का लोड जो है ट्रांसफार्मर के ऊपर घटेगा तो घटने के दौरान ऑयल जो होगा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब टेम्परेचर उसका घटेगा और फिर ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑयल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एयर इन करेगा, मतलब ब्रीथ इन होगा। समझे बात को। अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जब सिलिका जेल का जिक्र कर रहे हैं हम लोग तो इसको भी हम देख ही लेते हैं। इस ब्रीदर में जो है मटेरियल यूज होता है, वह मटेरियल कौन सा मटेरियल यूज होता है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। वो मटेरियल आपका यूज होता है सिलिका जेल। कौन सा होता है, सिलिका जेल। ठीक है, अब ये अगर गुड मतलब अच्छा है, मतलब गुड कंडीशन में है सिलिका जेल, तो उसका पहचान क्या होगा, उसका कलर होगा क्या, ब्लू। अगर सिलिका जेल गुड कंडीशन में है तो उसका कलर ब्लू। अगर बैड कंडीशन में है, बैड कंडीशन में, तो उसका कलर हो जाएगा आपका पिंक। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत बार। तो जब गुड कंडीशन में है तो ब्लू और बैड कंडीशन में है तो पिंक, गुलाबी जिसको बोलते हो आप। अब देखो ये क्या होता है, ये पिंक क्यों हो जाता है, जैसे ब्लू है तो जब आपका कलर ब्लू है तो वह सिलिका जेल ब्लू से पिंक कैसे हो जाता है। तो इसका एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि जो जब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट होता है, जब ब्रीथ इन होता है ना तो जो एयर होता है एनवायरनमेंट में उसमें मॉइस्चर रहता है, और जब ब्रीथ इन होता है तो यहाँ पे जो सिलिका जेल होता है ना, वह सिलिका जेल एयर में जो भी मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब एयर में जो मॉइस्चर होता है उसको जब एब्जॉर्ब करता है तो सिलिका जेल का कलर जो होता है वह धीरे धीरे चेंज होने लगता है। उस ब्लू से क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होकर पिंक हो जाता है। समझे, धीरे धीरे चेंज होकर पिंक हो जाता है। फिर से इसको रीएक्टिवेट अगर करना चाहें तो इसको जब गर्म कर देंगे, हीट करेंगे ना, तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। और जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वापस आप कह सकते हो कि जो सिलिका जेल है वो वापस ब्लू हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या था आपका, ट्रांसफार्मर ब्रीथ्स इन। अब क्लियरली आप बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ब्रीथ इन कब करेगा, मतलब जब लोड घटेगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है आपका लोड ऑन इट इंक्रीजेज, लोड इंक्रीज करेगा, नहीं। ऑप्शन बी है लोड ऑन इट डिक्रीजेज, लोड रिमेन्स कांस्टेंट। तो रिमेन्स कांस्टेंट का तो कोई ऑप्शन नहीं है। लोड इंक्रीज करेगा तो ब्रीथ आउट होगा, जब लोड डिक्रीज करेगा तो ब्रीथ इन होगा। तो आपके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लोड ऑन इट डिक्रीजेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर कह रहा है कि नो लोड करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज। ट्रांसफार्मर का जो नो लोड करंट होता है उसमें क्या रहता है। देखो आप जनरली जान रहे हो कि आपको याद है बताए होंगे पीछे में कि 2 से 5% होता है सिर्फ फुल लोड करंट का नो लोड करंट। मतलब नो लोड करंट जो होता है, आई नॉट बोल लो, वो फुल लोड का 2 to 5% होता है ना। एक ऑब्जेक्टिव भी था पीछे फुल लोड। क्लियर, 2 to 5% ऑफ फुल लोड, मतलब 2 से 5% होता है सिर्फ फुल लोड का। तो आंसर इसमें आप देखिएगा पहले जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड जो होगा इसका कम होगा। और यह जो नो लोड रहता है आपका जब टेस्ट करोगे तो लो पावर फैक्टर पे किया जाता है। आप देखिए ऑप्शन में आइए, हैज़ हाई मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर, हैज़ हाई मैग्नीट्यूड एंड हाई पावर फैक्टर, हैज़ स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड हाई पावर फैक्टर, हैज़ स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। तो ऑप्शन आपका डी जो होगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है कम होता है और पावर फैक्टर क्या होता है, वह भी लो होता है। नेक्स्ट देखिए, स्पेसर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन एडजेसेंट कॉइल। स्पेसर्स किसको कहते हैं ये चीज़ समझिए। देखिए स्पेसर जो होता है आप यहाँ पे समझिए कि ये मान लीजिए कि आपका क्या है, कॉइल बना हुआ है ना, ये कॉइल बना हुआ है, ये कॉइल बना हुआ है, ये कॉइल बना हुआ है। तो जब आपका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है, जनरली आप जानते हो कि पावर ट्रांसफार्मर में हम इंटरलीव्ड वाइंडिंग यूज करते हैं। इंटरलीव्ड वाइंडिंग कहने का क्या मतलब हुआ कि एक ही के ऊपर में रखा जाता है, मतलब HV फिर उसके ऊपर में LV रखा जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, या LV उसके ऊपर HV रखा जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। समझे बात को। तो ये मतलब एक बाइंडिंग प्राइमरी बाइंडिंग के ऊपर में ही सेकेंडरी बाइंडिंग है। कहने का ये समझिएगा इस प्रकार से इसको आप कि मान लेते हैं कि ये आपका कोर है, ये ट्रांसफार्मर का लिम्ब है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्या है, लिम्ब है। अब मैं इसमें बोल रहा हूँ आपको क्या रहता है कि मान लीजिए ये आपका LV है और इसी के ऊपर में क्या रहेगा आपका HV। ठीक है, ये LV और इसके ऊपर में क्या रहेगा HV। ठीक है, इसके ऊपर क्या रहेगा HV। फिर सिमिलरली जब ये वाइंडिंग बनाया जाता है
जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में बात करोगे ना तो वो कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल बना जाता है, ठीक है। एक कॉइल हो गया कुछ इस प्रकार से, दो कॉइल हो गया, ये कुछ इस प्रकार से, तीन कॉइल हो गया, ऐसा ऐसा। तो जब एक दूसरे के ऊपर कॉइल जब रखा जाता है तो इसके बीच में भी क्या किया जाता है, इंसुलेटर रख किया जाता है, ठीक है। इसमें पेपर इंसुलेटर यूज़ किया जाता है। अब लकड़ी का बना रहता है, रमन बोर्ड का कह सकते हो आप। तो रमन बोर्ड का था ना, यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, स्पेसर कहलाता है। देखो इसका कुछ शेप इस प्रकार से रहेगा, ये ऐसा शेप रहेगा स्पेसर्स का, ठीक है। इस पे 4-5 जैसा डिजाइन में रहता है वो स्पेसर रखा जाता है, और स्पेसर जो होता है कॉइल के बीच में रख दिया जाता है। या फिर आप कहते हो कि जब बड़ा वाइंडिंग बना जाता है, ऐसे मतलब कह सकते हो ये कुछ इस तरह का जो कॉइल बना जाता है, इस कॉइल के बीच में भी आप कह सकते हो कि इस प्रकार का स्पेसर लगा दिया जाता है, समझे। तो ये स्पेसर का काम क्या होता है जनरली, कि जो ऑयल वगैरह है वो हर जगह पहुंच जाए ऑयल, ताकि मतलब हर जगह कूल रहे, मतलब ही जब ऑपरेशन में रहे ट्रांसफार्मर तो उस टाइम में भी हमारा क्या हो कि ट्रांसफार्मर कूल रहे, सभी जगह ऑयल पहुंचा रहेगा। तो जब ऑयल सब जगह पहुंच जाएगा तो ऑयल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको इंसुलेट करके रखेगा, और दूसरा कूलिंग भी प्रोवाइड करेगा। तो ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि टू प्रोवाइड फ्री पासेस ऑफ अ कूलिंग ऑयल। देखिए ये हो सकता है, क्योंकि ये पासेस मतलब जगह कह लो या रास्ता कह लो, कि ऑयल को फ्लो करने के लिए एक फ्री रास्ता अवेलेबल कर देता है। स्पेसर देने से गैप बन जाता है, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि टू इंसुलेट द कॉइल फ्रॉम ईच अदर, कॉइल को इंसुलेट करने के लिए नहीं। ऑप्शन ए एंड बी दोनों। देखिए ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, टू प्रोवाइड फ्री पासेस ऑफ द कूलिंग ऑयल। कूलिंग ऑयल को फ्री रास्ता या फ्री पास प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर देखिए, ग्रेटर द सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। अब देखो जिसमें लीकेज फ्लक्स, अब लीकेज फ्लक्स और लिंकेज फ्लक्स दोनों दो चीज़ है, ध्यान से सुनना। लिंकेज फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स दोनों दो चीज़ है। तो कोई भी ट्रांसफार्मर है, मान लो कि अगर मानते हैं ये ट्रांसफार्मर है, अब इस ट्रांसफार्मर में अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो अगर वैसा फ्लक्स जो सिर्फ प्राइमरी के साथ ही लिंक किया उसको हम लीकेज कह सकते हैं, ठीक है। और जो फ्लक्स लिंक कर गया सेकेंडरी के साथ लिंक कर गया उसको हम लिंकेज फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकेज फ्लक्स। लेकिन अब इधर बात करते हैं जो सेकेंडरी के साथ है, अगर जो सेकेंडरी के साथ सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी में ही रह गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीकेज फ्लक्स, ठीक है। और सेकेंडरी वाला अगर प्राइमरी से लिंक कर गया तो उसको हम लिंकेज फ्लक्स कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ, अगर मान लो कि लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा तो ईएमएफ इंडक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर लिंकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा तो ईएमएफ इंडक्शन ज़्यादा होगा। ध्यान सुनना, दोनों दो चीज़ है, एक है लीकेज और एक है लिंकेज। लिंकेज अगर ज़्यादा होगा तो इंडक्शन ज़्यादा, और लीकेज अगर ज़्यादा होगा तो इंडक्शन कम, समझिएगा। तो ऑप्शन में आइए, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपका कि ग्रेटर द सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। अगर लीकेज फ्लक्स जो है सेकेंडरी में अधिक है तो स्वाभाविक है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी में वो क्या होगा, कम होगा। चलिए ऑप्शन में आते देखते हैं, लेस ईएमएफ विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, कम होगा। और लेस विल बी द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आंसर यहाँ पे एक ही हो जाएगा, लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर लीकेज फ्लक्स ज़्यादा है तो ईएमएफ इंडक्शन हमारा सेकेंडरी में क्या होगा, कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 34 नंबर। 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम आयरन कोर प्रोवाइड क्यों करते हैं, ठीक। तो इसका एक आप नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। देखिए एक पॉइंट आप कर लीजिए कि एट कांस्टेंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, इसको लिख लीजिए, कांस्टेंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों अगर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये दोनों अगर कांस्टेंट रहेगा और आप एयर कोर इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से रखना, आप क्या कर रहे हो, नहीं सॉरी आयरन कोर, एयर कोर नहीं, आप आयरन कोर यूज़ कर रहे हो। देखो ये डेरिवेशन है, इसको करना नहीं है, बस आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, आयरन कोर यूज़ कर रहे हो, और इस आयरन कोर को आप रिमूव कर देते हो, कहने का मतलब आप एयर कोर बना दिए। एयर कोर का मतलब क्या हो गया, उसमें आयरन कोर है ही नहीं, तो एयर कोर हो गया। जब एयर कोर बनाते हो तो उसमें जो होगा मैग्नेटाइजिंग करंट कह सकते हो या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट वो बढ़ेगा, और पावर फैक्टर क्या होगा आपका, घटेगा। ध्यान रखिएगा इसको, इसी के रिवर्स में चले जाइए। अब एट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर लीजिए। जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा और एयर कोर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एयर कोर यूज़ कर रहे हो, और इसमें आपने क्या किया, आयरन कोर लगा दिया, ठीक है, इसमें क्या किया आपने, आयरन कोर लगा दिया, तब क्या हो जाएगा, इस चीज़ को आप लिख लीजिए, इफ़ आयरन कोर इज़ यूज, तब आप कह लीजिए कि आई म्यू जो होगा आपका वो घटेगा, और कॉस फाई जो होगा
वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे स्पष्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप आयरन कोर यूज़ कर रहे हैं और आयरन कोर को हटाते हैं, आप रिमूव करते हैं, तो मैग्नेटाइजिंग करंट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा। और अगर मान लेते हैं कि आप एयर कोर यूज़ कर रहे हैं और उसमें आयरन कोर इंसर्ट करते हैं, तो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, घटेगा। तो क्लियर है, स्पष्ट में आप समझ सकते हैं कि आयरन कोर यूज़ करेंगे तो कंपेयर करना होगा जब आपको एयर कोर से, तो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। तो प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आयरन कोर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोवाइड कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नहीं, to increase the magnitude of mutual flux, next to decrease the magnitude of magnetizing current, तो मैग्नेटाइजिंग करंट रिड्यूस करने के लिए, या टू प्रोवाइड ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आंसर सी, टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट, पावर ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट क्या होता है ये समझिएगा। कैसा डिवाइस है, कांस्टेंट में बोल रहा है किस प्रकार के कांस्टेंट डिवाइस, तो बताइए। वोल्टेज डिवाइस, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है क्या, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज कर सकता है, अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज करेगा। और पावर डिवाइस पावर को भी ट्रांसफॉर्म करता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। तो मेन फ्लक्स डिवाइस, तो फ्लक्स जो रहता है वो हमारा क्या रहेगा इसमें, मतलब कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। टू ट्रांसफार्मर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन, इसमें देखिए पैरेलल ऑपरेशन का कंडीशन दिया हुआ होगा, उस अगर आपको याद है तो आप नोट करके लिख, ध्यान दीजिए। जो पैरेलल ऑपरेटिंग का कंडीशन है ये कहता है, मतलब एक तो ध्यान रखिएगा डेफिनेटली कि ये मस्ट जो होगा सेम पोलरिटी में कनेक्ट होना चाहिए। समझिए, पोलरिटी का मतलब अगर आप कह सकते हो इनकमिंग है तो इनकमिंग रहेगा, आउटगोइंग है तो आउटगोइंग रहेगा, मतलब दोनों का पोलरिटी जो है सेम रहना चाहिए। ठीक है, ये समझिए कि ये अगर वाइंडिंग है आपका, ये आपका है डॉट मैट्रिक्स और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे, डॉट और क्रॉस पढ़े होंगे आप। अगर ये डॉट है तो ये भी डॉट होना चाहिए, ये डॉट और ये डॉट सब रहना चाहिए। ये अगर क्रॉस है तो फिर ये क्रॉस होना चाहिए, कुछ इस तरह से सेम रहना चाहिए। ठीक है, पोलरिटी जो है सेम रहना चाहिए। पढ़े होगे आप एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव पढ़े होगे, तो यहाँ पे यही पोलरिटी होता है, एडिटिव पोलरिटी और सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी। अगर ट्रांसफार्मर है तो दोनों ट्रांसफार्मर एडिटिव पोलरिटी में बना तो एडिटिव में रहना चाहिए, सब्ट्रैक्टिव में होगा तो सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। क्लियर है, ये हमारा एक कंडीशन हो गया। देखिए दूसरा कंडीशन है आपका, ये नेसेसरी कंडीशन है आपका, ये होना चाहिए। क्लियर, अब पर यूनिट इंपीडेंस हमारा बराबर होना चाहिए कह सकते हो। फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो के बोलते हो आप, N2/N1 और E2/N1 वो भी बराबर होना चाहिए। इक्विवेलेंट इंपीडेंस जो होता है प्रोपोर्शनल होना चाहिए KVA के। तो ये सारी कंडीशन है, आप एक बार देख लीजिएगा। क्लियर, तो देखिए इसमें जो आंसर अगर बोला जाए तो क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस, पर यूनिट इंपीडेंस, इफिशियंसी या रेटिंग। तो देखिए जनरली क्या होगा, पर यूनिट इंपीडेंस जो होगा ये बराबर होना चाहिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए। ठीक है, जब हमारा शेयर कर रहा होगा लोड को, समझ में आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर यूनिट इम्पिडेंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पर यूनिट इम्पिडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ R2 इज द सेकेंडरी ऑफ R2 इज द रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड K इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, देन इक्विवेलेंट सेकेंडरी रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी विल बी। देखिए इसको तो बहुत आसान है, आप अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ये अगर मान लेते हैं कि R है और ये X है और ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, और इधर भी हमारा क्या, ये इंटरनल डायग्राम आप बनाए होंगे ना, कुछ इस तरह से आप बनाए होंगे, याद कीजिए। ये हो गया आपका। क्लियर, ये अगर R1 है तो ये X1, ये अगर X2 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। ये कहा जाता है कि जब आपको ऐसा कंडीशन आए कि सेकेंडरी को प्राइमरी के साइड रेफर करना और प्राइमरी को सेकेंडरी के साइड रेफर करना है, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है। तो इसमें देखिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R01। अब R01 जो है क्या हो गया, कहने का मतलब सेकेंडरी रेसिस्टेंस को हम प्राइमरी के साइड में कर रहे हैं। देखो R01 बराबर क्या होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। R2 तो होगा ही होगा, R2 डिवाइड बाय, बोलो किसका, तो या आप ऐसा कर सकते हो, डिवाइड नहीं करना है तो डिवाइड मत करो, आप मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लाई किससे करोगे ये समझना। तो जिस साइड रेफर कर रहे हो उस साइड को गुना करना, कहने का ये मतलब चाह रहा हूँ कि ये जो होगा N1/N2,
ऐसे करना। मान लो कि सेकेंडरी रेसिस्टेंस को प्राइमरी के साइड में रेफर कर रहे हो, तो हम पहले किसका लिए, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न, और फिर नीचे किए सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न, और इसका स्क्वायर कर दिए। ये हमारा क्या हो गया, R01। अब जब निकालना होगा आपको टोटल, तो यहाँ पे आपका R1 तो रहेगा ही, अब प्लस ये वैल्यू आप रख दोगे R2, अब R2 इंटू R2 और ये N1/N2 का स्क्वायर। अब सिमिलरली आपको बोला जाए कि प्राइमरी को सेकेंडरी के साइड में रेफर करना है, ठीक है, प्राइमरी को किधर, सेकेंडरी के साइड में रेफर करना है, तो बस रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने का मतलब क्या कह रहा है, देखिए ये R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ, R2 प्लस R01 बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ R01 बराबर क्या हो जाएगा, R01 बराबर क्या होगा, R01 इक्वल टू यहाँ पे R2 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, R2 प्लस R2 N2/N1 का स्क्वायर। समझे बात को, क्या हो गया, N2/N1, क्योंकि प्राइमरी को क्या कर रहे हैं हम, सेकेंडरी के साइड रेफर कर रहे हैं, तो सेकेंडरी वाले को ऊपर रखेंगे और प्राइमरी वाले को नीचे रखेंगे। समझ में आई बात। तो ये हमारा क्या होगा, R01। एक बार आप मैच कर लीजिएगा, यही चीज़ आपको जानते हो कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, R01 नहीं होगा यहाँ पे, ये R2 नहीं होगा बाबू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये R01 हो जाएगा बराबर R01। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो R2 प्लस R2 इंटू N2/N1 होल स्क्वायर। यही चीज़ आपको कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, R01 इक्वल टू R2 इंटू के स्क्वायर, चूँकि के हम जो है डिनोट करते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है N2/N1 होता है। समझे बात को, तो यही चीज़ आपको मिलेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ये सब तो पढ़े होगे आप, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होगे। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, R2 इज द रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड K इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, देन इक्विवेलेंट सेकेंडरी रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। क्या बोल रहा है, सेकेंडरी को रेफर किया प्राइमरी के साइड में, तो सेकेंडरी को जब रेफर करेगा प्राइमरी के साइड में, तो आपको क्या बोले थे फॉर्मूला आपका, R2 और प्राइमरी कर रहा है तो N1/N2 का स्क्वायर, ये बोले थे। अब N1/N2, अब के अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, R2/K स्क्वायर, R2/K स्क्वायर, क्योंकि के जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है सेकेंडरी बाय प्राइमरी होता है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल हैपन इफ द ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल आर नॉट कनेक्टेड विद रिगार्ड टू पोलैरिटी। अगर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है, अगर रिगार्ड पोलैरिटी मतलब सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, या ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या असर होगा। तो बोल रहा है द पावर फैक्टर ऑफ द टू ट्रांसफार्मर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पावर फैक्टर ऑफ कॉमन लोड। देखिए पावर फैक्टर को छोड़ दीजिए, यहाँ पे पोलैरिटी से सिर्फ हम कहते हैं कि अगर सेम पोलैरिटी में नहीं होगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या डेड हो जाएगा। इनकरेक्ट पोलैरिटी विल रिजल्ट इन डेड शॉर्ट सर्किट, बिल्कुल, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन का ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है कि वह जो है मतलब सेम पोलैरिटी में होना चाहिए। अगर एडिटिव है तो दूसरा ट्रांसफार्मर भी एडिटिव में होना चाहिए, और पॉजिटिव या सब्ट्रैक्टिव है तो दूसरा भी सब्ट्रैक्टिव में होना चाहिए। समझे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द परसेंटेज इंपेडेंस ऑफ द टू ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल आर डिफरेंट। अगर परसेंटेज इंपेडेंस जो है ट्रांसफार्मर का, मतलब दो ट्रांसफार्मर है, अगर उस दोनों ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपेडेंस अगर अलग अलग है, ठीक है, और वह पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है तो क्या होगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर विल बी ओवर हीटेड, ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर विल बी ओवर हीटेड। ऑप्शन बी है आपका पावर फैक्टर ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर विल बी सेम। ऑप्शन सी है पैरेलल ऑपरेशन विल नॉट बी पॉसिबल। ऑप्शन हो गया आपका सी। ऑप्शन डी है आपका पैरेलल ऑपरेशन विल स्टिल बी पॉसिबल बट द पावर फैक्टर HP द टू ट्रांसफार्मर ऑपरेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पावर फैक्टर ऑफ द कॉमन लोड। देखिए जब आपका पर यूनिट इम्पिडेंस जो है वह बराबर नहीं होगा दो ट्रांसफार्मर का जो कि पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि पैरेलल में ऑपरेट तो होगा, क्योंकि ये पर यूनिट इम्पिडेंस नेसेसरी नहीं है, होना चाहिए बट जरूरी नहीं है। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पैरेलल में फिर भी ऑपरेट करेगा, बट द पावर फैक्टर एट विच द टू ट्रांसफार्मर ऑपरेट, तो लेकिन दोनों ट्रांसफार्मर जो ऑपरेट कर रहा है वह कॉमन लोड से, कॉमन लोड का जो पावर फैक्टर होगा उससे अलग होगा। कहने का ये मतलब हुआ कि दोनों ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पिडेंस अगर अलग है
तब भी पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल है दोनों ट्रांसफार्मर का। लेकिन होगा क्या, दोनों ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर जो होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। जो लोड का पावर फैक्टर होगा या कॉमन लोड का पावर फैक्टर होगा, समझे। तो ये हमारा आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, आंसर डी ये, ठीक है। तो आज तक हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो 40 नंबर क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।